जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर में हम लोग बीएससी सेकंड ईयर सेमिस्टर 4 के यानी कि चौथे सेमिस्टर के हम लोग सिलेबस को देखेंगे। सेमिस्टर 4 में पेपर नंबर 1 जैसे कि हम लोग रियल एनालिसिस भी कहते हैं, रियल एनालिसिस के सिलेबस को संक्षिप्त में डिटेल में हम लोग देखेंगे कि कौन सा सिलेबस हमारे पास दिया गया है, किस सिलेबस को हमें पढ़ना है। यदि आप सभी विद्यार्थी जैसे कि जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, आप सभी ने फर्स्ट ईयर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, सेकंड ईयर के कंसेप्ट यानी थर्ड सेमिस्टर के कंसेप्ट आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर है, तो सेमिस्टर 4 का रियल एनालिसिस पढ़ने में ज्यादा आपको दिक्कत नहीं जाएगी। देखिए, रियल एनालिसिस में 4 यूनिट आपको पढ़ने हैं। आप कोई भी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हो, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सभी में ये कॉमन सिलेबस होगा। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 और 4 को कहीं पे 4 और 5 यूनिट में इस तरीके से डिवाइड किया गया होगा। लेकिन यूनिट नंबर 1 में हम लोग जो देखने वाले हैं, जो जिसे कि हम लोग रियल नंबर सिस्टम या फिर कंप्लीट ऑर्डर फील्ड के नाम से भी जानते हैं, या इसे पूरा नाम दिया जाता है। और यूनिट नंबर 2 सीक्वेंस, जो कि हर एक यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को पढ़ना ही होता है, क्योंकि चाहे बीएससी ऑनर्स करें, आप बीएससी मैथमेटिक्स की फील्ड करें, 4 साल की डिग्री करें, 3 साल की डिग्री करें, या फिर आप आईआईटीज में पढ़ाई कर रहे हो, इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहे हो, रियल एनालिसिस के आपने सीक्वेंस टर्म को देखा होगा। जनरली रियल एनालिसिस का ये सीक्वेंस टर्म और रियल एनालिसिस खुद में ये जो पेपर है, ये प्योर मैथमेटिक्स का पेपर है। जनरली अप्लाइड मैथमेटिक्स में नहीं होता है, जैसे कि इंजीनियरिंग के सिलेबस में नहीं होता है, परंतु कुछ कुछ कॉलेज के सिलेबस में यह लिया जाता है, रियल एनालिसिस पढ़ाया जाता है। रियल एनालिसिस के सिलेबस को देखना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन आप कर रहे हो, एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो किसी भी एग्जामिनेशन में सबसे महत्वपूर्ण जो काम करता है, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, वो आपका सिलेबस ही होता है। सिलेबस के अनुसार, डिफाइंड सिलेबस के अनुसार, जो सिलेबस आपको दिया गया है उसके अनुसार आपको पढ़ाई करनी होती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाई करनी होती है। यूनिट नंबर 1 में हम लोग देखेंगे बच्चों, यूनिट नंबर 1 में रियल नंबर सिस्टम में हमें क्या क्या दिया गया है। देखिए, सबसे पहले आता है बाउंडेड सेट। बाउंडेड सेट को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको क्लोज सेट क्या होता है, ओपन सेट क्या होता है, इन द सेंस ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी एंड ओपन क्लोज इंटरवल क्या होते हैं, इनकी बारे में थोड़ी सी जानकारी होना। अपर बाउंड क्या होता है, लोअर बाउंड क्या होता है, ये सारी चीज़ें जब आप डेफिनेशंस पढ़ेंगे, उसके बाद अब इस तरीके के टर्म्स को यानी कि बाउंडेड सेट को आप बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे कि बाउंडेड होता क्या है। एक नंबर सिस्टम को यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। जो एक्स एक्सिस होता है वो रियल नंबर लाइन है हमारी, तो उसी के बारे में आप लोगों को रियल एनालिसिस में पूरा डिटेल में पढ़ाया जाता है। सबसे पहले हम लोग बाउंडेड देखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आप सीक्वेंस में देखेंगे, ये टर्म आएगी आप लोगों को देखने के लिए। फिर कुछ बेसिक डेफिनेशंस हो गई, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ओपन एंड क्लोज सेट वगैरह क्या होंगे या इंटरवल क्या होंगे। एक छोटी छोटी बेसिक डेफिनेशंस होती है। उसके बाद कंप्लीटनेस क्या होता है, कि कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, कॉम्पैक्टनेस, कनेक्टेडनेस। तो कॉम्पैक्टनेस एंड कनेक्टेडनेस भी यहाँ पर लिया गया है, लेकिन वो अगले पड़ाव में जब आप फाइनल ईयर में जाएंगे तब आपको पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो विद्यार्थी सिर्फ रियल एनालिसिस के सिलेबस को समझना चाहते हैं, तो याद रखेंगे कंप्लीटनेस, कॉम्पैक्टनेस एंड कनेक्टेडनेस, ये 3 जो टॉपिक होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद आर्किमिडियन प्रॉपर्टी होती है ऑफ अ रियल नंबर। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू बहुत इजी कंसेप्ट होता है, स्टार टॉपिक होता है। एक एग्जांपल या एक इसमें से एग्जांपल्स बहुत बार आते हैं, 1.5 नंबर के लिए, 6 नंबर के लिए। नेबरहुड को समझना बहुत जरूरी होता है कि नेबरहुड क्या होता है, इससे आपको लिमिट पॉइंट को समझेंगे और बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे। तो नेबरहुड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों आप लोगों के लिए। ओपन सेट, इंटीरियर पॉइंट क्या होते हैं, लिमिट्स पॉइंट क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी डेफिनेशन आती है, इनके ऊपर के बहुत सारे थ्योरम्स आ जाते हैं। फिर वॉल्जन वास्ट्रस थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रियल एनालिसिस में। चाहे आप टोपोलॉजी की बात करें या रियल टोपोलॉजी की बात करें, रियल एनालिसिस की बात करें, तो वॉल्जन वास्ट्रस थ्योरम आप लोगों को हर जगह देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्लोज सेट एंड द क्लोजर ऑफ द सेट। अगेन इंपॉर्टेंट है, ये एक बेसिक है रियल एनालिसिस का। यूनिट नंबर 1 में आपको सारा बेसिक पढ़ाया जाता है। अगर हम यूनिट नंबर 2 की बात करें, तो यूनिट नंबर 2 में हमारे पास सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस क्या होता है, बचपन में कभी ना कभी आपने 8, 9, 10th में सीक्वेंस के बारे में पढ़ा होगा। फर्स्ट टर्म, nth टर्म, डिफरेंस निकालते थे आप लोग, है ना। तो nth टर्म फाइंड करते थे, एपी होता था, जीपी होता था, और थ्योरी ऑफ इक्वेशन में भी आप लोगों ने पढ़ा है एपी जीपी के बारे में। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को एक आइडिया होता है कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस क्या होता है, एक फंक्शन से जनरेट वाला नेचुरल नंबर का डोमेन होता है, रियल नंबर को डोमेन होता है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल में आप समझ लीजिए कि यहाँ पे कौन सी सीक्वेंस की जो डेफिनेशन होती है। सीक्वेंस का मतलब इसे हम रियल सीक्वेंस भी कहते हैं। इन शॉर्ट इट इज़ अ रियल सीक्वेंस, इन शॉर्ट इट इज़ अ सीक्वेंस। एंड अगर देखा जाए तो ये रियल सीक्वेंस होता है। अब सीक्वेंस बहुत सारे तरीके के होते हैं। कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या होते हैं, है ना। तो कन्वर्जेंट के बारे में देखेंगे, डाइवर्जेंट के बारे में देखेंगे, ऑसिलेटरी सीक्वेंस
की डेफिनेशन आप लोग जानेंगे, इनके एग्जांपल्स को देखेंगे, लिमिट क्या होता है ना। लिमिट में से राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग अगर अप्रोच करते हैं रियल एनालिसिस में, तो किस तरीके से लिमिट की यहाँ पे डेफिनेशन बनती है, थियरी डेफिनेशन यहाँ पे बनती है बच्चों, थियोरेटिकल डेफिनेशन बनती है। जनरली आप लोगों ने लिमिट की डेफिनेशन 11th-12th में जो देखी है वो आप लोगों ने एज अ फार्मूला देखा है। यहाँ पे आप एज अ थियोरेटिकल डेफिनेशन कहेंगे कि डिटेल उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि एक्चुअल में लिमिट होती क्या है। उसके बाद में आप बाउंडेड सीक्वेंस किस तरीके से बाउंडेड होते हैं, बाउंडेड में दो तरीके के आते हैं कि बाउंडेड अबो आता है एंड बाउंडेड बिलो आता है। इन कंसेप्ट को भी देखेंगे, बाउंडेड अबो एंड बाउंडेड बिलो। ये दो कंसेप्ट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बाउंडेड अबो बाउंडेड बिलो। ये दो कंसेप्ट को भी आप डिटेल में देखेंगे। उसके बाद में अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, LUB, इनके बारे में भी आप जानेंगे। लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इनके बारे में भी जानेंगे। हालांकि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट यहाँ पे दिए गए हैं, तो मैंने कुछ कुछ कंसेप्ट लिखे हैं। जो बाउंडेड सीक्वेंस आता है, बाउंडेड में सारे टॉपिक कवर होते हैं, बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो, लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो ये तो मैंने यहाँ पे लिख दी है, आपको समझ में आ जाएंगे। और ये बाउंडेड के ऊपर जो थ्योरम्स होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बाउंडेड अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनके ऊपर हर सारे एग्जांपल्स आना, थ्योरम्स आना लाजमी सी बात है, आना ही है इसमें से। संक्षिप्त में आपको जानकारी मैं दे रहा हूँ और ये इनके एग्जाम्पल्स, इसको आपको बहुत डिटेल में संक्षिप्त में पढ़ना होगा। अगर आप सोचे कि नहीं मैं इसे अपने लिहाज से या इधर और पार्ट करके या फिर ये आप कम पढ़ेंगे या मेन आप सोचेंगे कि मैं मेन पढ़ता हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा नहीं होगा। इसे आपको डिटेल में ही पढ़ना होगा क्योंकि इसके बेसिक ये आपका आधार बनेगा जब आप MSc वगैरह करेंगे। या आपको सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना है तो मैं वैसे भी स्टार टॉपिक कर रहा हूँ, लेकिन पास होने के लिए मत पढ़िएगा क्योंकि आपको अपना फ्यूचर सेट करना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे BSc के बाद MSc करते हैं, नेट सेट गेट PhD की ओर जाते हैं, मैथ्स ऑप्शनल लेते हैं, IIT JAM लेते हैं और बहुत सारा यानी मैथमेटिक्स से रिलेटेड आप अपनी ज़िंदगी बना सकते हैं। ठीक है, टीचर बन सकते हैं, स्टैटिस्टिकल जॉब्स में जा सकते हैं जो कि MPSc UPSC के थ्रू माध्यम से निकलती है। UPSC में स्टैटिस्टिकल की जॉब्स निकलती है ना। तो बहुत इसका वास्ट आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे बहुत सारी फील्ड है, वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कोई लिमिटेड वैकेंसी है नहीं, तो आप बहुत सारी जगह पे यहाँ पे जा सकते हैं एज अ मैथमेटिशियन। उसके बाद ऑपरेशन देखेंगे, फिर मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। मोनोटोनिक में इसमें भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दो तरीके के आ जाते हैं कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होगा एंड डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होगा। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग मोनोटोनिक सीक्वेंस होता है। उसके बाद में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है आपका कॉची सीक्वेंस। कॉची सीक्वेंस के ऊपर के जो थ्योरम्स एंड एग्जांपल्स होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आते हैं पेपर में 6 मार्क के लिए, 5 मार्क के लिए, 10 मार्क के लिए। कोई भी आप यूनिवर्सिटी में हो तो अपने हिसाब से जो भी आपकी यूनिवर्सिटी जो क्वेश्चन फ्रेम करती है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। उसके बाद डाइवर्जेंट सीक्वेंस जो कि कॉन्वर्जेंट नहीं है तो वो डाइवर्जेंट होंगे। अपर लिमिट यानी सुपेरियर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होगी, ये लिमिट इन्फीरियर क्या होगा। तो ये कुछ मेन खास टॉपिक्स है सीक्वेंस में जो आप लोगों को करने हैं। सीक्वेंस अपने आप में वन ऑफ द वाइटल रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रियल एनालिसिस में, क्योंकि सीक्वेंस और सीरीज ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट है कि यही दो चैप्टर है जो कि आपका आगे के लिए बेस बना देंगे नेट सेट गेट सारी एग्जामिनेशन के लिए, मैथ्स ऑप्शनल के लिए, UPSC मैथ्स ऑप्शनल के लिए। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे हम लोगों ने दो यूनिट की बात कर ली, यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 रियल एनालिसिस में। और रियल एनालिसिस में आपको रियल नंबर सिस्टम को पढ़ना होता है। थोड़ा आप अगर इसमें से आप थोड़ा सा परफेक्शन लेकर आना चाहते हैं तो 8, 9, 10 में जो आपने रियल नंबर के ऊपर पढ़ा है, सेट के ऊपर पढ़ा है, सेट थ्योरी वगैरह, थोड़ा सा आप 9वीं 10वीं में 11वीं में जो आप लोगों ने पढ़ा है फंक्शन वगैरह, ये थोड़ा सा अगर आप पढ़ लेंगे, APGP प्रोग्रेशंस क्या होते हैं, सीक्वेंस क्या होते हैं, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, इनके बारे में सब आप लोगों ने पढ़ा है बेसिक में। थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए, बाद में थियरी पे आएंगे तो आपको बहुत अच्छे से आप इसे पढ़ पाएंगे। तो सीक्वेंस को भी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, रियल नंबर सिस्टम को भी बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। ये तो था, हमने 2 यूनिट देखे। इसके बाद यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 जो कि खास है, बने रहेंगे वीडियो में अंत तक ताकि आपको समझ में आ जाए कि यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 में ऐसे कौन से टॉपिक है जो हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है सिलेबस को समझना। सिलेबस को समझने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने हैं, IMPs उसमें से निकाल लेने। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा हाईलाइटेड टॉपिक्स है जिसमें से बार बार निरंतर प्रश्न पूछे जा रहे हैं प्रश्न पत्र में। तो बने रहेंगे वीडियो में अंत तक। यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 के सिलेबस को हम लोग समझते हैं।
जैसा कि विद्यार्थियों अभी हमने यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 के डिटेल सिलेबस को देखा। अभी हम लोग यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 के, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके भी डिटेल सिलेबस को एनालिसिस करेंगे, इसके सिलेबस को जानेंगे, संक्षिप्त में हम लोग इसकी जानकारी लेंगे। देखिए यूनिट नंबर 3 जो है हमारा इनफाइनाइट सीरीज है, और यूनिट नंबर 4 जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है, जो जिसे हम लोग रायमन इंटीग्रेशन कहते हैं। इसके बाद जब आप फाइनल ईयर में पहुंचेंगे, अभी जैसे सेकंड ईयर के विद्यार्थी अगर आप फाइनल ईयर में पहुंचेंगे तो आप वहां पे रायमन स्टिल्जेस इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे और रियल एनालिसिस के और भी बहुत सारे चैप्टर्स को देखेंगे। लेकिन ये जो 4 चैप्टर होते हैं बीएससी में, हर किसी भी क्षेत्र के यूनिवर्सिटी हो, किसी भी क्षेत्र के रीजनल कोर्सेज भी आपको पढ़ाए जा रहे हैं रियल एनालिसिस के तहत, तो आपको रियल एनालिसिस में ये 4 खास यूनिट्स देखने को जरूर मिलते हैं। तो यूनिट नंबर 3 जो कि इनफाइनाइट सीरीज है, जिसमें हम लोग देखेंगे इसकी इनफाइनाइट सीरीज होता क्या है, डेफिनेशन क्या होती है, उसमें किस तरीके से हम लोग देखते हैं कि सम ऑफ द सीक्वेंस इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट सीरीज वगैरह वगैरह। उसमें फिर लिमिट कैसे होती है, इसकी लिमिट के बारे में जानेंगे आप लोग। लिमिट अगर फाइनाइट है तो कॉन्वर्जेंट है, इनफाइनाइट है तो डाइवर्जेंट है वगैरह, यानी कॉन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट के बारे में जानेंगे, जो कि अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपका। फिर कॉची का क्राइटेरिया क्या है, कॉची क्राइटेरिया के बारे में आप लोग डिस्कस करेंगे कि कॉन्वर्जेंट किस तरीके से होनी चाहिए एज पर कॉची। उसके बाद हम लोग पॉजिटिव टर्म सीरीज देखेंगे, ज्योमेट्रिक सीरीज देखेंगे, कंपैरिजन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे, कुछ टेस्ट हो जाते हैं। तो ये सारे टेस्ट आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ खास टेस्ट है जो आपको करने ही करने हैं, जैसे कि कंपैरिजन टेस्ट हो गया, फिर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। तो कंपैरिजन के बाद रेशियो कंपैरिजन टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पी सीरीज टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये सारे स्टार टॉपिक्स है जो कि आप लोगों को करने ही करने हैं। इसके बाद यदि अपन देखें तो यहाँ पे कॉची रूट टेस्ट हो जाता है, फिर कॉची एक इंटीग्रल टेस्ट आती है, रूट टेस्ट आती है। तो यहाँ पे मैंने एक इंटीग्रल टेस्ट नहीं लिखा है, वो भी आप यहाँ पे इंक्लूड करके चलेंगे कि कॉची रूट टेस्ट, इंटीग्रल टेस्ट आती है, डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट आती है, अल्टरनेटिंग सीरीज किसे कहते हैं, और उसके बाद एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंट क्या होते हैं। तो यहाँ पे जितने भी ये सारे टॉपिक्स है कि यहाँ पे जो टेस्ट दी गई है, ये टेस्ट के ऊपर 6 नंबर के एग्जाम्पल्स आते हैं, थ्योरम्स आते हैं। जनरली एग्जाम्पल के पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, एग्जाम्पल पे ज़्यादा भार दिया जाता है कि बच्चों से एग्जामिनेशन में ना इसके एग्जाम्पल ज़्यादा पूछे जाते हैं एज कम्पेयर टू थ्योरम्स। इसके पहले के यूनिट नंबर में अगर आप देखेंगे सीक्वेंस में, यूनिट नंबर 2 में, जहाँ पे थ्योरम्स की भी मात्रा ज़्यादा है, कॉन्वर्जेंट है तो बाउंडेड है, एवरी सीक्वेंस इज कॉन्वर्जेंट इफ इट इज़ बाउंडेड, ये सारे आपको थ्योरम्स देखने को मिलते हैं। कॉची सीक्वेंस जो होता है वो बाउंडेड भी होता है, इफ एंड ओनली इफ इट इज़ कॉन्वर्जेंट, ये सारे थ्योरम्स देखने को मिलते हैं। इसके एडिशन के ऊपर लिमिट, एक्स एन की लिमिट अगर एक्स है, वाई एन की लिमिट वाई है तो एक्स प्लस वाई, ये सारे थ्योरम्स आपको यूनिट नंबर 2 में सीक्वेंस में देखने को मिलते हैं। यूनिट नंबर 3 में थ्योरम्स कम आपको देखने को मिलेंगे, परंतु एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स यहाँ पे बन सकते हैं और बनाए जाते भी है। तो यूनिट नंबर 3 में हम लोग बहुत से एग्जांपल्स को डील करेंगे। यूनिट नंबर 4 में यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 3 है, इट इज़ योर यूनिट नंबर 4, जिसे हम लोग रायमन इंटीग्रेशन कहते हैं या फिर रायमन इंटीग्रल। तो रायमन इंटीग्रल में हम लोग पहले ही डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं कि रायमन इंटीग्रल किसे कहते हैं, लेकिन रायमन इंटीग्रल की डेफिनेशन को पढ़ने के पहले हमें बहुत सारी बेसिक डेफिनेशन, बेसिक सारी चीज़ें होनी चाहिए ध्यान में। जैसे कि हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 और 2 में अगर आप देखें तो फिर आपने इंटरवल के बारे में पढ़ा, इंटरवल क्या होता है, उसके बाद इंटरवल्स कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद बाउंडेड सेट देखा, अनबाउंडेड देखा, बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो, इस तरीके से हम लोगों ने देखे। कुछ कंसेप्ट हमारे पास आए थे सिलेबस में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अपर बाउंड क्या होता है, लोअर बाउंड क्या होते हैं, लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये सारी डेफिनेशन आपके दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद जब यहाँ पे आप पार्टीशंस पढ़ेंगे कि किसी भी इंटरवल का पार्टीशन अगर 1 और 2 दिया है, 1,2, इसके कोई भी इंटरवल दिया है A, B, 1,2, इनके पार्टीशंस अगर आप करेंगे तो पार्टीशंस कैसे किए जा रहे हैं, कैसे आपकी वैल्यू आ रही है, बाउंडेड अनबाउंडेड किस तरीके से हो रहा है, सब आपको समझ में आ जाएगा। पार्टीशन, नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन किसे कहते हैं, रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन कैसे कहते हैं, लोअर एंड अपर सम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लोअर बाउंड, लोअर एंड अपर इंटीग्रल, लोअर एंड अपर इंटीग्रल अगर इक्वल है तब जाके हमारा रायमन इंटीग्रेशन आता है। तो रायमन इंटीग्रल की डेफिनेशन फिर वहाँ से शुरुआत होती है, लेकिन उसके पहले आपको समझ लीजिए भारी भरकम आपको बहुत सारी डेफिनेशंस, कंसेप्ट की बहुत ज़रूरत होती है, जिसे आपको करना ही करना है रायमन इंटीग्रेशन के लिए। अगर वो आपके पास आ गया, अगर आपको बेसिक समझ में आ गया, तो फिर रायमन इंटीग्रेशन को आप बहुत आसानी से समझ लेंगे, इसके एग्जांपल्स को बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस की ज़रूरत है, रियल एनालिसिस है, एडवांस लेवल है, करने में थोड़ा सा बच्चों को परेशानी जा सकती है, परंतु मैं ये कहूँगा कि एक बार आपका बेसिक, उसका बैकग्राउंड आपका क्लियर हो गया तो आप बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से सारे थ्योरम्स और एग्जाम्पल्स को कर पाएंगे। फिर क्राइटेरिया क्या हो जाएगा कि रायमन इंटीग्रल कब कहेंगे, कब नहीं कहेंगे, वगैरह वगैरह,
फिर बहुत सारे उसमें थ्योरम्स आएंगे एंड लॉट्स ऑफ एग्जांपल, बहुत सारे यहाँ पे आपको एग्जांपल देखने को मिलेंगे। प्रॉपर्टीज क्या होगी भाई, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आ जाती है इंटीग्रेबल फंक्शन की, बहुत सारे प्रॉपर्टी यानी फंक्शंस के ऊपर फिर इंटीग्रेबिलिटी चेक की जाती है वगैरह वगैरह। अगेन सर्टेन क्लासेस दी गई है, सर्टेन क्लासेस है विथ उसके एग्जांपल्स आपको दिए गए। फिर फंडामेंटल थ्योरम है यहाँ पे, मीन वैल्यू थ्योरम है, जैसा कि आप मीन वैल्यू थ्योरम डिफरेंशियल कैलकुलस में भी देखते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम, लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम एंड कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम, लाइक दैट उसी कंसेप्ट पे थोड़ा सा आधार है आपको यहाँ पे मिलेगा कि भैया मीन वैल्यू थ्योरम आपको यहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना, क्योंकि जब हम रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं जिसमें रियल एनालिसिस में हम लोगों ने सिंगल वेरिएबल, लिमिट, डेरिवेटिव, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी देखी होती है बचपन में इन द सेंस मेरा कहने का मतलब है फर्स्ट ईयर में, सॉरी, है ना। तो बचपन में भी आपने देखा ही है 11th-12th में कि जब आप छोटे थे, जब आप 16-17 साल के थे, तब आपने भैया लिमिट पढ़ लिया, कंटिन्यूटी पढ़ ली, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ ली, है ना, बहुत सारी चीज़ें टॉपिक आपने क्लियर कर लिया। अभी आप बीएससी एमएससी में जा रहे हैं बच्चे, सेकंड ईयर में, फाइनल ईयर के बच्चे हैं, है ना। तो कभी ये रियल एनालिसिस कभी किसी यूनिवर्सिटी में सेकंड ईयर में होता है, कभी फाइनल ईयर में होता है, आगे पीछे हो सकता है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो 5th सेम में हम लोगों ने पढ़ा वो कभी 4th सेम में आ जाता है, मैकेनिक्स कभी 5th सेम में आ जाता है, तो इस तरीके से ऊपर नीचे हो सकते हैं। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी कभी किसी बच्चों को फर्स्ट ईयर से ही होती है, कभी किसी को सेकंड ईयर से होती है। डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस होता है, वेक्टर कैलकुलस होता है, वेक्टर एनालिसिस होता है, हमारा मैकेनिक्स होता है, स्टैटिक्स होता है, डायनेमिक्स होता है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है ना, लीनियर अलजेब्रा होता है, मैट्रिसेस होता है, न्यूमेरिकल मेथड होती है, लीनियर प्रोग्रामिंग होती है। तो ये सारे हमारे पास जितने भी पेपर्स दिए गए हैं बीएससी के एमएससी के पेपर्स है, ये सारे आप समझ के चलिए इस तरीके से, है ना। उसके बाद लीनियर अलजेब्रा एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस होता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलता है, हालांकि मीन वैल्यू थ्योरम और इंटीग्रेशन बाय पार्ट आपको ऑप्शनल में रखिए, इसको आप मत कीजिए इसके एग्जांपल्स को, लेकिन यहाँ तक के जो फंडामेंटल थ्योरम के ऊपर के यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे हमको कंसेप्ट और एग्जांपल हमारे ध्यान में रहने चाहिए। उसके बाद जैसे कि यूनिट नंबर 3 में मैंने बताया, यूनिट नंबर 3 में इनफाइनाइट सीरीज है, सीरीज में जितनी भी टेस्ट है जनरली कंपेरिजन टेस्ट, कॉची रूट टेस्ट, डीएलएम्बर टेस्ट, अल्टरनेटिव, एब्सोल्यूट, ये 5 जो टेस्ट है ये आपको करके जाना है। इन्हीं के ऊपर एग्जांपल्स आपको ज़्यादातर तक आप ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हो, आपको इन्हीं में से टेस्ट से रिलेटेड भैया कॉन्वर्जेंट टेस्ट बताइए, ये कॉन्वर्जेंट है या नहीं है, या ये डाइवर्जेंट हो रहा है, फिर ये सीरीज जो है इसके थोड़े से प्रूफ लीजिए बाय दिस टेस्ट। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पूछी जा सकती है, तो टेस्ट पे ज़्यादा सा भार देंगे आप लोग। यहाँ पे आपको रामन इंटीग्रेशन में पता चलेगा कि आपको कहाँ ध्यान देना है। यूनिट नंबर 2 में जनरली आपको कॉन्वर्जेंट, आपको सीक्वेंस के ऊपर कॉन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑसिलेटरी, इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, इनके थ्योरम्स पे ध्यान देना है, इनके एग्जांपल्स पे ध्यान देना है। मोनोटोनिक सीक्वेंस है, और उसके बाद मोनोटोनिक सीक्वेंस है, उसके बाद टेंस टू लिमिट ये आपको शो करना है वगैरह वगैरह, जो भी इस तरीके के एग्जांपल्स आते हैं उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। नंबर 1 में आपको रियल नंबर सिस्टम में डेफिनेशंस याद रखनी है, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है, ओपन सेट, क्लोजर ऑफ अ पॉइंट, ये सारी क्या होती है, लिमिट पॉइंट क्या होता है, इंफीरियर पॉइंट क्या होता है, नेबरहुड क्या होता है, इसके बारे में ध्यान रखना है। तो जितना भी हम लोगों ने आज देखा कि यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 4 तक जो सिलेबस मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया बच्चों, विद्यार्थियों, ये आपको ये समझ में आया कि सिलेबस क्या है, तो इस सिलेबस के अनुसार आप अपनी रणनीति अच्छे से बना सकते हैं। सिलेबस के साथ आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सिलेबस निकाल के रखिए, सिलेबस को पहले पढ़ लीजिए। जब भी हम पढ़ाई शुरुआत करते हैं ना, पढ़ाई की शुरुआत करने से पहले आप सिलेबस को 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार थोड़ा सा देख लीजिए, पढ़ लीजिए, घोट लीजिए, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालिए, जो भी आपके पास बुक है उसमें आप टिक कीजिए कि भैया 5 साल में, 10 साल में ये क्वेश्चन हमारे पास आए हैं, और ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो बुक में नहीं मिल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं कई बार बच्चों को बोलता हूँ कि भैया सिलेबस पे ज़्यादा ध्यान दो। सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद, थोरली याद करने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं किस टॉपिक से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। जैसे कि कंपैरिजन टेस्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, या डीएलएम्बर्ट से आ रहे हैं, रामन इंटीग्रेशन की कौन से थ्योरम्स आ रहे हैं, कौन से एग्जांपल्स ज़्यादा आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। ताकि आप उसमें से आपको 2 चीज़ मिलेंगी, एक तो आईएमपी मिल जाएगी कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ने के लिए बहुत आसानी चली जाएगी। दूसरी बात, आप थोड़ा सा यानी कि ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए पढ़ाई करना, ठीक है। कि जैसा कि हम क्या पढ़े क्या ना पढ़े एग्जाम से रिलेटेड, ये बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है ना, वो सब निकल जाएगा अगर आप 2 चीज़ लेके चलते हैं, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से।
अब रही पढ़ने की बात कि अब अगर कोई भी टॉपिक है पढ़ना है तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ है जो आपको हेल्प करेंगे आपकी पढ़ाई में, जरूर से आप देख सकते हैं। यदि आपको आज का लेक्चर बच्चों समझ में आया है, अच्छा लगा है, सिलेबस के बारे में संपूर्ण जानकारी मिली है, तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी तो शेयर जरूर करेंगे, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं यदि आपको क्लासेस के बारे में जानकारी चाहिए, तो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन क्लासेस होती है। तो आशा करता हूँ कि आज के लेक्चर में आपको समझ में आया होगा, सिलेबस का डिस्क्रिप्शन एनालिसिस जो हम लोगों ने किया वो समझ में आया होगा। अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि हमारा मानना है ज्ञान बांटने से बढ़ता है, जरूर से बढ़ता है, क्योंकि मैं भी आपके साथ ज्ञान ही बांट रहा हूँ, तो मुझे ऐसा फील होता है कि मेरा भी ज्ञान बढ़ रहा है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों, और धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।